अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पिम्स अस्पताल में पेश आने वाला वाकया अभी तक उस हवाले से जो इंक्वायरी है वो जारी है। कहा जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर वजीर आजम की कायम करदा जो कमेटी है वो अपनी अबूरी रिपोर्ट पेश करेगी। हमने ये देखा कि सेक्रेटरी हेल्थ को तो हटा दिया गया, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के हवाले से ताहाल बहुत सारे सवालात इस वक्त हैं कि क्या वजह है आखिर कि उनको नहीं हटाया जा सका। और उनके हवाले से जो स्पेकुलेशंस कल हमने रखी भी वहाँ पर वज़रा के सामने भी कि आखिर उनका किला क्या वाकई इतना ज़्यादा मजबूत है। और फिर ख़बरें आना शुरू हो गई कि जी पूरे मुल्क के अस्पताल हैं वो उनमें जो हिफाजती इंतज़ामात हैं उनका जायज़ा लेना शुरू किया। क्या हम हादसे के मुंतज़िर रहते हैं कि उसके बाद ये सब कुछ होगा? आज इसके ऊपर तो बात करेंगे। फिर कुछ सियासी मामलात के अंदर भी पेशरफ्त हुई है। ख़ासकर हमने ये देखा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नए वज़ीर आज़म हैं उनके हवाले से आज नामजदगी हुई है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो ऐलान कर दिया गया। चूँकि बहुत सारे जो उम्मीदवारान थे वो मैदान के अंदर थे, लेकिन इफ्तिखार गिलानी जो हैं उनके नाम का कुर्रा निकला है, वो टेक्नोग्रेड सीट के ऊपर मुंतखब हुए हैं। क्या जो क्रिटिसिज्म हो रहा है और ख़ासकर मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे अपने जो नज़रियाती वर्कर्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं, क्या ये सवाल उनका मुनासिब है? या जो बात आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने की कि देखे कोई लिखा पढ़ा उसूल तो नहीं होता, सियासत के अंदर चीज़ें चलती हैं। तो एक चीज़ तो ये है। फिर हमने आज देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त जो 3 कैदियों की आई, जिसमें वो चाहते हैं कि उनका इलाज भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर हो। बड़ी तेज़ी के साथ एक हफ्ते के अंदर दरखास्त दायर हुई, उस पर फैसला भी महफूज हो गया। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि अब चूंकि 199 की ये रिट है तो इसके खिलाफ अगर कल को ये अपील होती है या इस फैसले को चैलेंज किया जाता है, यानी अगर उन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता जो वो चाह रहे हैं, तो ये आईनी अदालत के अंदर जाएगा। क्या ये एक नया मंजरनामा बनने वाला है आने वाले दिनों के अंदर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 16 सितंबर को तौहीन अदालत की दरखास्त भी लगी हुई है, गवर्नमेंट की रिव्यू पिटीशन भी लग गई है। आज उज़मा खान ने एक और दरखास्त दायर कर दी अर्ली हेयरिंग की। तो आने वाले दिनों के अंदर ये मंजरनामा जो है वो कैसा बन रहा है, इसके ऊपर बात करनी है। 3 सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। इसार राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। राना साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। काजी सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और फ़ारूक शहबाज वड़ाई साहब ने इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर लिया। वड़ाई साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये जो वाकया पिम्स के अंदर पेश आया है, अगर गवर्नमेंट भी इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा कल मुस्तफ़ा कमाल साहब फरमा रहे थे मैंने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। मैंने उनसे सवाल भी किया एहतसाब का मतलब तो इस्तीफा देना होता है। ये जो कमेटी बनाई गई है कि 48 घंटे में रिपोर्ट दे देगी, ये कुछ नया नहीं है। रिपोर्ट तलब कर लेना, फलां को सस्पेंड कर देना, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये कल अगर गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, किसी को फिक्स नहीं किया जाता, तो फिर तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हम कोई इस किस्म के वाकयात की रोकथाम कर पाएंगे? एक्चुअली इसका जिम्मेदार तो एक शख्स है और मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर इसका मुकदमा होना चाहिए और माफी दिलानी चाहिए। कौन? तो उसका नाम है इमरान अहमद खान। नहीं, खान साहब का इससे क्या लेना देना है? पाकिस्तान का हर जुर्म उन पे नहीं डालना, वो जुर्म होना तो छड़ना है। मैंने कोई काम पाकिस्तान में जो होगा उसका जिम्मेदार इमरान खान नहीं है। नहीं रान साहब, देखना ये तो एक बड़ा संजीदा एक हसास मामला है। हर चीज में आप इमरान खान को ले आएंगे तो फिर बहस जो मसला है उस पर हम डिबेट नहीं कर पाएंगे। और तो करेंगे क्या? आपके डिबेट करने से क्या मिल जाएगा? हाँ, आप डिबेट कर लेंगे तो क्या निकल आएगा इसमें से? क्या कोई खिलाकी तौर पे हम इतनी मजबूत कौम है कि डिबेट के नतीजे में किसी को शर्म आ जाएगी? आपका वजीर सेहत जो है वो जिस ढिठाई के साथ आगे से लोगों को पढ़ रहा था, उस मौके के ऊपर तो वैसे ही बंदे को शर्म के मारे को अपनी सरगर्दन ही झुका लेनी चाहिए थी। आप जिस सोसाइटी का हिस्सा है वहां पे कोई चीज इखलाक हो तो कोई रद्द अमल आता है ना कि मैं कोई जिम्मेदारी कबूल कर ले और कहे कि मैं जिम्मेदार हूं जी, मैं स्टेप डाउन होता हूं। ये तो इखलाकियात की खेल है जो हमारे पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि फिर एक बंदा बैठा हुआ उस पर डाल दे, 250 मुकदमे डाले, ये भी डाल दे, चलो कम से कम मुतमईन तो होंगे ना भी किसी के खिलाफ कार्रवाई होने लगी है। क्योंकि यहां तो कोई इस बात का, यहां पे बच्चों को ऑक्सीजन ना मिले, मर जाए, कोई आज तक उसके खिलाफ को कार्रवाई हुई मुझे बता दें। ठीक, वो जो सिरिंजें लगी और सिरिंजें लगने से बच्चों में एड्स फैला, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई आज तक मुझे बता दें। दाता साहब के सामने मेल होल में क्या नाम है, मेन होल क्या, मरियम साहिबा, मेरी भी इंग्लिश खराब हो गई, उसमें वो जो बच्ची और वो गिरी, क्या वो उनके अफसरों को तरक्कियां नहीं मिल गई? आपने तो ऐलान किया था कि जी हम इसका हिसाब करेंगे। भाई ये एक ऐसा मुआशरा है
जिस मुआशरे के अंदर गरीबों के बच्चे सोख्ता लाशें उनको उठा के कही जाए ये था तुम्हारा बच्चा, ये जो जला हुआ ढेर है ये तुम्हारा बच्चा था, और वो रोते हुए बस उसे घर ले जाए, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक। आप एक मुआशरे के अंदर इंसाफ तलाश करते फिर रहे। वो जो कराची के अंदर फैक्ट्री में आग लगी थी, 450 लोग जिसके अंदर मर गए थे बल्दिया फैक्ट्री के अंदर, क्या आज तक किसी को उसमें से सजा मिली? मॉडल टाउन में लोगों को सामने सीधे गोलियां मार दी गई, क्या किसी को आज तक सजा मिली? कौन से मुआशरे की बातें कर रहे हैं कि सजा मिले, जिम्मेदारों का तयन हो? सही। आप समझते हैं वो काजी साहब ये जो बात कर रहे हैं राना साहब, वो लाहौर के वाक़े का हवाला दे रहे थे, दाता साहब के सामने वो एक बच्ची गिर गई तो कहा गया, मरियम साहिबा ने वो इजलास भी किया, लेकिन उसमें से किसी एक शख्स को भी सज़ा नहीं मिली थी, जिसको हटाया गया था वो भी हटा नहीं था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इंसानी जान कहीं पे भी हो, उसका ज़िया हो तो तकलीफ़ वाला काम होता है। खुदा न खास्ता अगर यही काम जो हमारे पिम्स इस्लामाबाद में हुआ है, ये अमेरिका में, इंग्लैंड में, किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में होता, अब तक यही रद्द-ए-अमल होता, यही कुछ होता जो हमने पिछले 24 घंटों में देखा है? मुख्तलिफ अक़वाम की रूलिंग क्लास के जराइम भी थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। ठीक। मैं भी अमेरिका में रह के आया हूँ। बात और है, देखिए बात यह है कि जब ऐसा वाक़या होता है तो हम सीख पाओ के बाहर आ जाते हैं। ठीक। मुझे ये बताएं, मैं आपके सामने चंद फिगर रखता हूँ। पाकिस्तान में जो आपका हेल्थ का बजट है वो 0.9% है। अफगानिस्तान का बजट इससे 15 गुना ज्यादा है। ठीक। खित्ते में सबसे कम है। मुझे ये बताएं, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, पाकिस्तान में 3,22,000 क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और 6 से 9 लाख अताई हैं। पाकिस्तान में आईपीपीज में हमारे गले काट रहे हैं ये सब। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बेशमूल पीटीआई, पीपीपी और सारे, किसी ने कहा कि हम इनके मुआहदे खोलते हैं और हम इशराफिया को हाथ डालते हैं? अभी कुछ दिन पहले क्लर्क्स बाहर निकले और आपके जो वजीर दाखिला थे शेख रशीद साहब, मार मार के बुरकस निकाल दिया आपने। यही पीपल्स पार्टी भी करती है, यही मुस्लिम लीग नून भी करती है। मुझे ये बताएं, क्या जो अवाम के रियल इश्यूज हैं, माशरजाओं को छोड़ दें, डिक्टेटरों को छोड़ दें, यार वो तो हमारे कुछ नहीं लगते ना, हमारे तो प्यारे लीडर ये हैं। मुझे ये बताएं, ये आपके जो मुआहदे हुए 1992 के, 2002 के, 2016 के, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने खोला? पीटीआई ने कहा जी कि हम ऑडिट करा रहे हैं, वेरी गुड, 1 लाख की, उस वक्त तो 130 बिलियन नहीं था, कम था। ये कर्जा कौन खा गया? पीटीआई के दौर में रज़ाक दाऊद के आईपीपी को ठेका एक्सटेंड किया गया। सही। मैं ये खास तौर पर कह रहा हूं, पीटीआई के साथ जो जुल्म ज्यादती हुई उसे कोई कंडोल नहीं कर सकता। ठीक। मगर ये सब इशराफिया की पार्टी है, मेरी कोई पार्टी नहीं है इनमें। इनके मंशूर खोल के देखें, यानी यहां हम ट्रिलियंस ऑफ रुपीज हमसे निचोड़ के निकालते हैं। ये हेल्थ पे क्या खर्च करते हैं आप हमारे? जो आपके अस्पताल थे, जो आपके सरकारी अस्पताल थे, सपोज टू प्रोवाइड फ्री ऑफ अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन 38D, वहां पे मुझे बताएं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जो भी पावर में आई वो कहे कि ये जो सरकारी अस्पतालों में हड्डियां खुली हुई हैं। मैं जब मुझे हार्ट अटैक हुआ तो मैं गया, उन्होंने कहा जी प्राइवेट वार्ड च आ जाओ। सर मैं को प्राइवेट केड़ा हुंदा होए, मैं तो सरकारी अस्पताल च। उन्होंने कहा नहीं सर इधर भी प्राइवेट वार्ड होता है, इतना भी जिंदा रहने का हक नहीं है जिदे जेब विच माल है। इस जराइम में ये सब पार्टियां शामिल है। हाँ, अब ऊपर इक़्तिदार पे तुम्हारी लड़ाई है, तुम उसका गिरेबान पकड़ लो, तुम उसका गिरेबान। भाई मेरा क्या ताल्लुक? हाँ जी, मेरे वोट तुसी ठीक नहीं गिने, लिहाजा असी बाहर आकर जुतियां खाइए। कोई एक अवामी इशू, बिजली पे जमात इस्लामी की जो बाहर आई वो जाली, जमात इस्लामी तो हर तहरीक को गंदा करने के लिए आती है। ताकि जो है लोगों की स्टीम निकल जाए और कहीं रियल न बन जाए। बात यह है कि सियासत को आपने गली मोहल्ले खेत खलियान से निकाल के आप पहले ड्राइंग रूम में ले गए, फिर आप लंदन में ले गए। आपका आर्गुमेंट जो है कि वो अशराफिया वाले मामले के ऊपर है, बड़ा आप मुझे मैं 2 फिगर देकर अपनी बात बंद करता हूं। पाकिस्तान की अशराफिया $23 बिलियन में हम पालते हैं, यूएनडीपी की रिपोर्ट। ठीक। IMF की रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, 15 से 20 बिलियन डॉलर के ठेकों में ये पैसे खा जाते हैं। 39 बिलियन डॉलर अगर आप ये बचा लें, इसका आधा भी बचा लें, क्या किसी पार्टी ने आके पावर में एजिटेट किया? कोई पॉलिटिकल इलेक्टरल इशू या अपनी तहरीक का इशू लेके आया कि भाई तुम्हारी एजुकेशन हमने छीन के तो दे दी है इनको प्राइवेट स्कूलों में, आर्टिकल 3
ए के मुताबिक 25A के मुताबिक आपको मैट्रिक तक फ्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, आपका राइट है कि कोई पार्टी बात करती है इस पे मेरी वजह मैनू रिहा कर दे मैनू मिलन नहीं देंदे ओ भाई नहीं देंदे गलत करते ने मिलन देंदे पर मेरा थोड़े मिलन नाल मेरा इस आवाम दे आम आदमी दे अब आम आदमी का जो इशू है जाहिर है वो वहीं का वहीं है। बड़ा साहब मुझे की लड़ाई लड़ते रहे बड़ा साहब मुझे ये बताइए कि हमने कि 14 इंसान या वो मासूम बच्चे हैं उनकी जान चली गई है। कल हम सारा दिन वहां रिपोर्ट भी करते रहे, इवन वजीर सेहत की मौजूदगी में सवाल किया। आज भी उस अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अखलाकी तौर पे भी इस्तीफा नहीं दिया। चले हम छोड़ देते हैं वजीर सेहत को, हम छोड़ देते हैं प्राइम मिनिस्टर को। अब मुझे ये बताइए कि एक वाकया होता है उसमें 14 खानदानों के मुस्तकबिल जो है वो बगैर किसी वजह के वो गए थे, उनके घर में खुशियां थी, वो कोहराम में वो तब्दील हो गई हैं। इसका कोई जिम्मेदार नहीं, किसी शख्स में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है, अखलाकी ताकत नहीं, कम से कम ये कहे कि भाई मैं कसूरवार हूं, चले मैं घर चला जाता हूं, मैं अपने आप का सामना नहीं कर पा रहा। एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हर कोई कमेटी खेल रहा है। मुझसे पूछ रहे हैं साहब, आपको याद होगा जब लाहौर में ये राना साहब जिस वाक़े का हवाला दे रहे हैं, तो उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने वो बच्ची और जो माँ वाला वाकया हुआ था, उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने लाइव दिखाया कि उन्होंने अफसरान से जो बात की एयरपोर्ट पे जी वो लाइव उन्होंने इजलास किया और वो दिखाया जी। उसके बाद वहां पे चीफ सेक्रेटरी, वहां पे बाकी लोग मौजूद थे, एक बंदा मौजूद था उसी कमरे में, उसी इजलास में उसके जिम्मेदारान मौजूद थे। कोई एक शख्स वहां पर किसी ने उठकर ये नहीं, अफसर ने कहा था कि मैडम वजीर आला ये मेरी गलती थी या ये मेरे उसके अंडर आती थी, मेरी उसके अंडर थी, मैं इस्तीफा देता हूं क्योंकि ये वाकया पेश आया। सर बात यह है कि उसी रात मैंने एक अफसर से बात की थी, उसने कहा वहां पर रात गई बात गई। अब किसी ने उस वाक़े को याद भी नहीं रखना, आप लोगों ने भी 1-2 दिन तबसरे करने और बाद में भूल जाना है। और उसकी बात दुरुस्त साबित हुई। उसके 2-4 दिन बाद हमारे पास कोई नया मौजू था। आप ज्यादा दूर ना जाएं, 7 महीने पहले 6 महीने पहले गुल प्लाजा में आग लगी जी। 77 लोग तकरीबन वहां पर झुलस गए। वो मार्केट में आए थे, कोई शॉपिंग करने आया हुआ था, कोई किस तरह आया हुआ था। उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रांसमिशंस की, हम लोगों ने एहतजाज किया, वहां पर लोग आए, MKM ने सिंध हुकूमत पे डाली, सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी पे डाली, जमात इस्लामी ने फलां पे डाले। एक इंक्वायरी कमीशन बना, ठीक, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी। अब आपने मुलाहिजा करना ये जो कमेटियां बनती करती क्या हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी जिसमें यह था कि भाई ये किसकी गफलत है, ये अप्रूवल किसने किया था, ये वाकया क्यों पेश आया, जिम्मेदार कौन है। ठीक, वो रिपोर्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास आई और उनको इख्तियार दिया गया कि आपने इसे पब्लिक करना है या नहीं करना। डॉक्टर फारूक सत्तार MKM के एक रहनुमा है, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट से एक दरखास्त की कि ये रिपोर्ट पब्लिक करें। ठीक, उन्होंने कहा जी ये रिपोर्ट अभी तहकीकात चल रही है, यानी आपने मुलाहिजा करना है कि ये बात जुलाई की हो रही है, अप्रैल में रिपोर्ट जमा हुई है, जनवरी में वाकया पेश आया है, आपने 77 अफराद के लवाहिकीन को पैसे दिए और उन्होंने कहा कि बस आप चुप कर जाएं, हमने आपको नहीं बताना कि आपका जो रिश्तेदार है, आपका कोई भाई था, बहन थी, आपके वालिद थे, वो एक प्लाजे में शॉपिंग करने गए, बुनियादी हकूक था, उनका हक था, उनका आपने जान ले ली। कोई गवर्नमेंट, कोई बंदा, कोई प्राइवेट शख्स, कोई जिम्मेदार नहीं निकला। वो आज तक पब्लिक नहीं हुई रिपोर्ट। ये 5-6 माह पहले पेश आने वाला वाकया है जिसकी मैं आपके सामने तफसील रख रहा हूँ। आप मुझे ये 14 बच्चों की बात बता रही हैं, मेरे दुख का आप क्या करेंगे। जब यहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बनाई है, वही होना है जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे कमेटी बनी थी तो जो हुआ था। जो जितने वाकयात पे कमेटियां बनती हैं पाकिस्तान में, आप किसी आम आदमी के पास जाए, उससे पूछें वजीर आला ने, गवर्नर ने, फलाने ने कमेटी बना दी है, वो आपको पहले इसका नतीजा बता देगा। आप मुझे बता दें, इनमें से कोई बता दे गुल प्लाजा में जो 77 लोग जो हैं वो जुलस गए थे, उनका जिम्मेदार कौन है, कौन सी कोई पार्टी है, कोई अफसर है, कोई प्राइवेट आदमी है। अगर आप उमर दराज गोंदल साहब आप मुझे बता दें, राना साहब बता दें, काई साहब बता दें, कोई बंदा बता दे, किसी एक वाक्य का बता दे पिछले 4 माह के अंदर पेश है,
और ये 14 बच्चों का भी आपको कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। मैंने एक वो लेडी डॉक्टर देखी है, उन्होंने कहा जी मैं 24-24 घंटे काम करती हूँ। एक ये डायरेक्टर साहब आए थे, उनके भी आपने बयान सुन लिए। जी। एक सेक्रेटरी साहब को इजाफी चार्ज दिया गया, उन्होंने वहां पे तंबू लगा टेंट दिए लगा लिया उन्होंने। और वो कह रहे हैं मैं यहाँ बैठ के सुना करूंगा। तो ये सारी रंगबाजी है, जितनी मर्जी कर लें आप। ये कमेटी खेलते रहो, मौजे उड़ाते रहो। इनको एक एक अफसर को 4-4, 5-5 बोर्ड्स में जाने के जो पैसे मिलते हैं, वो आप और मैं 24 घंटे में पूरा महीना लगा के नहीं कमाते। आप इन सब के चेक कर लें, 5-5, 7-7 गाड़ियां इनके घर पे खड़ी हैं। किसी को डायरेक्टर बनाया हुआ है, किसी को सेक्रेटरी बनाया हुआ है, किसी को कुछ बनाया हुआ है। सिस्टम में उन्हें पता है कि सिस्टम के हम बेनिफिशियरी हैं। सिस्टम के जिन्होंने हमसे बेनिफिशियरी। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं।